हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सेट 5 2024 822 एचजेड सेल, यहाँ पर ये जो आपका सेट दिया गया है, इसमें के फ्रेंड्स जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि जब आप 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 1 2 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन को क्या आपने सॉल्व करा दिया है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये सभी 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो इसके पहले के फ्रेंड्स जितने भी 4 सेट हैं, क्योंकि ये 5वां सेट है आपका, तो इसके पहले के जो 4 सेट हैं उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। और फ्रेंड्स इसके पहले एक मॉडल पेपर भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये सब वीडियो आपको कहाँ पर मिलेगी, तो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर अनसॉल्व्ड सॉल्यूशंस सीरीज बनी हुई है, मतलब प्लेलिस्ट जो आपको दिखेगा तो उसमें इसी नाम से ऐसे दिखेगा कि अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन। तो उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो होंगे आपको सभी वीडियो मिल जाएँगे। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने केवल एनसीईआरटी को सॉल्व किया है तो फ्रेंड्स ये इतना इनफ नहीं है, ये आपको समझना होगा। तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके जाना है। ऐसा नहीं करना है कि मतलब कि हम जो ईजी क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व कर लें, तो भाई आप पेपर में भी ईजी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जो थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन होंगे, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होंगे, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएँगे। तो आपको क्या करना है, अभी से ही प्रैक्टिस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है तीसरे में। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, जो कि 6 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तीसरी में 2 क्वेश्चन है, 2 में से किसी एक को सॉल्व करना है। चौथे में भी 2 क्वेश्चन है, 2 में से किसी एक को सॉल्व करना है। ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखिए तीसरे में 2 क्वेश्चन अगर आपको ये आता है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स जो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, हम आपको इसको भी बताएँगे और जो अथवा में दिया गया है इसको भी बताएँगे। क्योंकि जो आपको ईज़ी लगेगा आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिस अभी सभी क्वेश्चन की करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है एग्जाम में जो यहाँ पर अथवा में ये दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक क्वेश्चन ये दिया गया हो, अथवा में ये क्वेश्चन को हटाकर दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया हो, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो अभी आपको सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में देखेंगे जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य, यहाँ पर आगे दिया गया होगा, 520 है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग-अलग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, कुर्सी और मेज का मूल्य ज्ञात करने के लिए। मतलब एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, 4 कुर्सियों और 7 मेजों का मूल्य 360, मतलब कि यहाँ पर टोटल दे दिया गया है, एक का तो दिया नहीं गया है। तो इसमें हमारा क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। तो हमें 2 समीकरण बनाकर इसको सॉल्व करना होगा। जो हमें ज्ञात करना होता है उसी को मानते हैं। जैसे एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो इसी को हम मान लेंगे कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपए और मेज का मूल्य हम मान लेंगे y रुपए। कुछ इस टाइप से मानेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। आपको पूरे क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, ये ध्यान देना। क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट, जितना क्वेश्चन लिखा है सबको नोट करने लगते हैं। नोट नहीं करना है, सीधे आपको आंसर शीट में मेन मेन पॉइंट को आपको लिखना है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य मूल्य कितना है, x रुपए, तथा एक मेज का मूल्य कितना मान लेते हैं, y रुपए है। ठीक है, यहाँ पर कुर्सी और मेज यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। पूरा लिखने से अच्छा है आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपये है। एक कुर्सी का मूल्य x रुपये है, तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4x हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं प्लस। एक मेज का मूल्य y रुपये है, तो 7 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y। दोनों का योग कितना है, यहाँ पर 360 है। ये हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 में आते हैं। तो समीकरण 2 कैसे बनेगा, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य, 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य इसमें दिया गया है 520 रुपये। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 520। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और यहाँ पर ये समीकरण 2 बन चुका है। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। तो कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे ये समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है आपके पास। या तो आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिए, या तो विलोपन विधि से। जिससे आपको ईजी लगे आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम विलोपन विधि से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा यहाँ पर, इसमें देखिए यक्स को अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसमें देखिए, इसमें 4 छंग 24, 6 चौको 24, तो मतलब कि इसमें हमें 6 से गुणा करना होगा, इसमें हमें 4 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणे, किससे गुणा करेंगे 6 से, इसमें गुणा करेंगे 4 से, ये हो गया। तो चलिए यहाँ पे गुणा किए हैं तो सब में गुणा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 यक्स प्लस इसमें 7 छंग 42 वाई इक्वल टू 6 से इसमें गुणा करेंगे तो 6 को 0 तो 0, 6 छंग 36 का 6, हासिल आया 3, 6 तिरिक 18, 18 3 21, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 यक्स प्लस, और यहाँ पर देखिए 10 चौक 40 वाई इक्वल टू, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2080, गुणा कर लीजिएगा तो देखिए 4 को 0 तो 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर दे रहे हैं तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होता है, ठीक है ना। तो सब में प्लस प्लस है तो माइनस कर देंगे, इससे यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2y इक्वल टू, यहाँ पे 2160 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 80 बचेगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 40 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया है 40, तो y का मान 40 है, तो इसको आप समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है समीकरण आपका 4x प्लस 7y इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 360। देखिए आपको एग्जाम में भी इसी टाइप से लिखना है, यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम में कुछ इसी टाइप से कॉपी मिलने वाली है, तो इसी टाइप से आपको सॉल्व भी करना है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते हैं कि सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, सिर्फ इतना ही नहीं बताते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हो गया, आपको ये भी बताते हैं यहाँ पर किस पैटर्न में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 4x प्लस 7y इक्वल टू 360, तो y का मान कितना है, यहाँ पर y का मान 40 है तो लिखेंगे y इक्वल टू 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 7 इंटू 40 इक्वल टू 360, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x इक्वल टू 360 माइनस 6 सत्ते 28, मतलब कि 280, मतलब 280 हो गया। तो 4x इक्वल टू, अब इसमें देखिए माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 80 और यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा, मतलब कि 360 में से अगर 280 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 80 बचेगा। अब देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 0, मतलब कि यक्स का मान 20 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी लिख दीजिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक कुर्सी का मूल्य यक्स इक्वल टू कितना है 20 रुपये, तथा एक मेज का मूल्य वाई इक्वल टू 40 रुपये। यहाँ पर ये हो गया, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर लिख देना, हाईलाइट करना है आंसर को कि हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना, इस टाइप से इसे आपको लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसमें दिया गया है इसका अथवा, अथवा आपको सॉल्व नहीं करना, अगर आप इसको सॉल्व कर लिए तो अथवा को सॉल्व नहीं करना है, अगर आप इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप अथवा सॉल्व करिएगा। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को आपको बताएंगे, सभी जितने भी क्वेश्चन 6 नंबर के दिए गए, चाहे अथवा हो या फिर ऐसे भी दिया गया हो, सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसी तीसरे का अथवा। तो यहाँ पर लिखा है, एक आदमी ने 3250 का ऋण लिया, उसने पहले महीने रुपया 20 दिया, फिर वह प्रति महीने 15 बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। तो यहाँ पर कहीं आपको क्या पढ़कर कुछ समझ में आया कि यहाँ पर ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप यहाँ पर कहेंगे ये एपी है, मतलब ये समांतर श्रेणी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि टोटल इतने रुपए लिए हैं, मतलब कि यसन ये इतना है, और यहाँ पर कह रहा है उसने पहले महीने मतलब कि 20, मतलब कि प्रथम पद ये दिया गया है, 15 बढ़ाता गया, मतलब 15 बढ़ाने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये डी दिया गया है, क्योंकि यही तो है ना डी, 15 बढ़ाता गया तो वह कितने माह में ऋण चुकता कर देगा। तो हमें माह बताना है, मतलब यन का मान बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट इसको समझ लेंगे वो इसको सॉल्व कर लेंगे। तीसरे का अथवा हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तीसरे का अथवा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कुल वो कितने रुपए लिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे एस एन इक्वल टू, यहाँ पर 3250 है
ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है A1 कितना है, यहाँ पर A1 इक्वल टू 20 है और D इक्वल टू कितना है 15 है। ये सब हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर, तो चलिए एक AP बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे AP इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे कितना, ये है ना, तो यहाँ पर 20 हो गया। कह रहा है हर महीने 15 बढ़ाता जाता है, तो मतलब पहले महीने में 20 दिया, उसके बाद ये 15 बढ़ाएगा तो इसमें 35 देगा, उसके बाद यहाँ पर 35 में 15 ऐड करेंगे तो 50 देगा। ये ऐसे 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 मतलब देता रहेगा पैसा। तो यहाँ पर कब तक देगा वही हमें इसमें बताना है। पहले महीने उसने 20 दिया, दूसरे महीने 35 दिया, तीसरे महीने 50 दिया, उसे टोटल क्या वो ऐसे देता रहेगा? नहीं, उसे इतना ही पैसा देना है, 32-50 देना है। तो वो कितने महीने तक ये पैसा देता रहेगा, तो वही हमें इसमें बताना है, मतलब कि येन की वैल्यू को हमें इसमें बताना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम येन ज्ञात कर लेते हैं। तो येन कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला है, तो पहले हम फार्मूला को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन आपको ऐसे लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। ये हो गया। प्रथम पद 20, सार्वंतर इसमें से इसको माइनस करिए तो 15 आएगा, जो कि यहाँ पर हम पहले से ही लिखे हैं। ये हो गया। एस एन कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 3250 इक्वल टू n कितना है, इसी को तो ज्ञात करना है। ये हो गया 2 इंटू 20 प्लस n कितना है, नहीं ज्ञात है, d कितना है 15। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को पक्षांतर करेंगे इस साइड आएगा, तो 32 दूनी 64, एक 6500 हो जाएगा इक्वल टू n। और यहाँ पर देखिए 20 दूना 40 प्लस, उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर कितना आएगा। तो 1 मिनट फ्रेंड्स, इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, चलिए हम सॉल्व भी कर लेते हैं। 15 को n से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15n हो जाएगा, और इसको इससे तो -15 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 6500 इक्वल टू n, 40 में से 15 जाएगा तो 25 बचेगा, 25 प्लस यहाँ पर 15n है तो यहाँ पर 15n लिख लीजिए। समझ में आना है, केवल आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं 5 को, तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। 6500 इक्वल टू 5n हो जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 3n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 5 गुणे में इधर आएगा, भाग में आएगा, इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1300। तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर n ब्रैकेट में 5 प्लस 3n और ये 1300। तो यहाँ पर देखिए ये इतना आ चुका है, तो इसको इससे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5n प्लस 3n स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा -1300 इक्वल टू यहाँ पर 0। इसको सिस्टमेटिक लिखना है तो 3n स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5n माइनस 1300 इक्वल टू यहाँ पर 0। देखिए अब आपको करना क्या है, इसमें इसका गुणनखंड कर लेना है। तो अगर आपको गुणनखंड करना है, यहाँ पर इजी ना लगे, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर इसमें वैल्यू को रखना है, सीधा आचार विधि से इसको सॉल्व कर लेना है, मतलब द्विघाती सूत्र जो है आपका उससे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर b इक्वल टू कितना है 5 है, c इक्वल टू यहाँ पर -1300 है। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, n इक्वल टू माइनस बी कितना है 5 है, प्लस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कह रहा है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है यहाँ पर 3 है, सी कितना है -1300 है। ये हो गया। अब आपको यहाँ पर सॉल्व करना है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर 3 है। ये होगा। अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू -5 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 को 13 से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूनी 26 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 को 1 से तो 13 हो जाएगा, 13 तो 15 हो जाएगा, यहाँ पर 1560। ये इतना आ चुका है। बटे में यहाँ पर क्या लिखेंगे 6। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे n इक्वल टू -5 प्लस माइनस 15 625 बटे में यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो -5 प्लस माइनस 125, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 125 आएगा, बटे में 6। तो इसका स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो आप एलसीएम लेकर इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना तो आता होगा फ्रेंड्स, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, आप एलसीएम से निकालिएगा, नहीं भाग विधि से निकालिएगा, निकाल लीजिएगा। नहीं तो आप कहें तो यहाँ पर हम साइड में निकाल भी देते हैं यहाँ पर,
हो सकता है कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो यहाँ पर सॉल्व करने में। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। तो लिखेंगे 15 625। देखिए पेयर बनाएंगे, इधर से पेयर बनाते हैं, 2 2 4 1। तो यहाँ पर ये एक बार जाएगा, तो यहाँ पर एक लिखेंगे और यहाँ पर एक लिखेंगे। यहाँ से ये क्रॉस हो गया, डबल है इसको नोट करेंगे, पेयर में ही नोट करते हैं। यहाँ पर एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 लिखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे। तो 22 दूना 44 होता है, 23 तियाँ 69 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, मतलब कि 2 ही बार जाएगा। तो यहाँ पर 22, तो 22 दूना 44, ये हो गया। 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे 25 है, तो नोट कर लीजिए। तो 22 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अब ये कितनी बार जाएगा, तो ये 5 बार में जाएगा। कैसे समझ में आया 5 बार में जाएगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 लिखेंगे तो 4 से गुणा कर लीजिए, इतना आएगा, नहीं आएगा। 5 से गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पर 5 लिखेंगे तो 5 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि 1225 आएगा। तो यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, 1225। देखिए इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा, यही इसीलिए यहाँ पर 125 आया है, नहीं तो ये पॉइंट में भी जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 125, यहाँ पर हम प्लस वाला लेते हैं, तो लिखेंगे n इक्वल टू -5 प्लस 125 बटे में 6। यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 बटे में यहाँ पर 6, तो 6 दूनी 12 इक्वल टू यहाँ पर 20। तो यहाँ पर n इक्वल टू यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू 20 क्या है, महीना है, तो n इक्वल टू 20 महीने में। ये हो गया। जब आपका आंसर आ जाए तो आपको यहाँ पर ऐसे बॉक्स में ऐसे लिख देना है। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन था, आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्यों नहीं आपको नंबर मिलेगा बताइए। तो यहाँ पर n इक्वल टू 20 महीने में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऋणात्मक क्यों नहीं लिए, तो यहाँ पर अगर माइनस में लेते तो हमें यहाँ पर माइनस में मिलता, जो कि महीने को हम माइनस में नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर धनात्मक ही लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर n इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है इसमें चौथे क्वेश्चन में कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश पाया गया है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए फिगर बनाते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कह रहा है एक बहुमंजिले भवन, तो ठीक है ये बहुमंजिला भवन है। तो यहाँ पर कह रहा है एक बहुमंजिले भवन के शिखर, तो यहाँ पर ये तल हो गया, ये इसका शिखर हो गया। तो कह रहा है इसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, तो ये 8 मीटर ऊंचा भवन है। तो कह रहा है आगे इसमें ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का, तो ये इसका शिखर हो जाएगा, ये इसका तल हो जाएगा। तो कह रहा है शिखर का अवनमन कोण तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः कितना है, 30 और 45 है। तो यहाँ पर ये 45 हो जाएगा और यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, ये इतना समझ में आया। यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिगर आपका बनेगा। अब अवनमन कह रहा था, तो देखिए अवनमन कहे या उन्नयन कहे दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर ये इतना, पूरे को मिला देंगे तो ये इतना, बस इतना आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर अब आपसे क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है इसको समझ लीजिए। भवनों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है इसको हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई ये मान लेते हैं, ये यच है, और यहाँ पर इसके बीच की दूरी यक्स मान लेते हैं। ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी डी और ये ई हो गया। ये तो आप समझते हैं ना कि जितना ए डी होगा उतना बी सी होगा, जितना ए बी होगा उतना सी डी होगा, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया गया है, एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई इक्वल टू 30 अंश, और एंगल दिया गया ए बी ई, ए बी ई यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर ये 45 अंश दिया गया है, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर ये इतना हो गया, इसमें लिखेंगे तथा भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर 8 मीटर यहाँ पर लिख देते हैं। ज्ञात क्या करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है यच तथा यक्स का मान, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी ई लेते हैं यहाँ पर,
ABE में, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABE में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे tan 45 इक्वल टू लंब कितना हो जाएगा, लंब यच है अपॉन आधार कितना हो जाएगा यक्स। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इक्वल टू यच अपॉन यक्स इक्वल टू अगर हम देखें तो यक्स बराबर यच है। ये हमें समीकरण 1 मिल गया। अब यहाँ पर आते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेते हैं CDE। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, CDE को DCE लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे CDE में, यहाँ ना तो हम सर्वांगसम सिद्ध कर रहे हैं ना तो समरूप, तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज CDE में, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 30 इक्वल टू लंब कितना है यहाँ पर DE है अपान आधार कितना है यहाँ पर CD है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू DE। तो यहाँ पर DE को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर पूरे एच में से AD को माइनस कर देंगे, मतलब कि एच माइनस AD हो जाएगा, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा CD। CD क्या है यहाँ पर यक्स है। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आप समझिएगा इसमें थोड़ा सा, 1/√3 इक्वल टू एच माइनस AD कितना है, जितना AD होगा उतना BC, तो मतलब कि 8 हो जाएगा यहाँ पर, ये यक्स हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पर। आप देखिए इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स इक्वल टू, इसको इस साइड लेकर आएंगे, इसको इस साइड लेकर जाएंगे, तो लिखेंगे एच माइनस 8√3। ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, यक्स बराबर कितना है यच है, तो यक्स के स्थान पर यच लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, तो यहाँ पर लिखेंगे एच इक्वल टू, इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो √3 माइनस 8√3 ये हो गया। अब इसको इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एच माइनस √3 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा -8√3। इतना समझ में आया। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम इसको कॉमन लेते हैं। एच को अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस √3 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस में आ रहा है तो माइनस हटाने के लिए हम √3 माइनस 1 लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 8√3। माइनस कॉमन लिए, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आता, 1 प्लस में आता, तो यहाँ पर इसको माइनस में किए हैं, ये इतना आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे यहीं पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, आपको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना है, तो लिखेंगे यहाँ पर एच इक्वल टू 8√3 बटे में यहाँ पर √3 माइनस 1, ये √3 माइनस 1 है, तो यहाँ पर हम परिमीकरण करेंगे, तो लिखेंगे √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1, ये हो गया। अब लिखेंगे एच इक्वल टू 8, इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 गुणे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस लिखेंगे 8√3, ये हो गया, बटे में यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 त्रिक 24, तो इसमें से अगर आप 8 कॉमन लेंगे तो कॉमन ले लीजिए, तो √3 प्लस √3 बटे में यहाँ पर 2 है, तो 2 चौक 8। तो यहाँ पर देखिए एच का मान कितना है, एच इक्वल टू यहाँ पर आ चुका है आपका 4, और यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस √3 मीटर। तो यहाँ पर आपको आगे लिखना है, यहाँ पर अतः बहुमंजिले भवन की ऊंचाई एच इक्वल टू इतना है तथा दोनों भवनों की दूरी कितना है, इतना ही होगा, क्योंकि यहाँ से हमें ये समझ में आया है कि जितना यक्स होगा उतना एच होगा, जितना एच होगा उतना यक्स होगा। तो यहाँ पर एच का मान जो है यहाँ पर रखेंगे, तो यक्स का मतलब कि यहाँ पर कहने मतलब ये होगा कि दोनों का मान बराबर रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3 प्लस √3 मीटर तथा दोनों भवनों की दूरी, भवनों की दूरी x इक्वल टू 4 3 प्लस √3 मीटर, ये हो गया। तो यही फ्रेंड्स आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर आपको आंसर ऐसे लिख देना है इस टाइप से। तो ये भी क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसके अथवा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये चौथे का अथवा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 6 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर जो स्टूडेंट फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे उनके 6 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम नोट कर लिए हैं, तो लिखेंगे LHS। तो LHS को नोट कर लेते हैं, यहाँ पर हमें RHS तक लाना है उसको। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कॉस थीटा प्लस यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा, इसका भी होल स्क्वायर करना है। यही दिया गया है LHS में। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो फार्मूले का यूज करेंगे आपको साइड में लिख देना है ऐसे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो याद ही होगा आपको, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो a प्लस बी को होल स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस यहाँ पर इसको लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना आपने इसको सॉल्व कर लिया है। अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर हम साइड में लिख दे रहे हैं सभी फार्मूले को। देखिए यहाँ पर ये जो कॉस थीटा और सेक थीटा लिखा है, यहाँ पर कॉस थीटा और ये जो सेक थीटा लिखा है, इसका मान 1 होता है। कैसे, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो इसका मान क्या आएगा, एक ही तो आएगा। ये हो गया, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर एक और फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा, जो लिखने अभी यूज करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पर कॉट दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब जो भी यहाँ पर चेंज करेंगे, अब मत पूछना कि यहाँ पर ये कैसे आया, ठीक है ना, क्योंकि बता चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सभी फार्मूले को यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसका मान 1 होगा। ये 2 से एक को गुणा करेंगे तो 2 ही तो आएगा, प्लस यहाँ पर प्लस लिखेंगे। ये तो इसके साथ आ गया ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस, तो यहाँ पर इसका मान 1 आ गया था। सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये हो गया इतना। अब इसको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 1 2 2 4 1 5 2 7 7 हो गया, प्लस लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा लिख लीजिए प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हमें यही लाना था, आप देख सकते हैं यही लाना है। तो फ्रेंड्स कितना टफ क्वेश्चन था, क्या आप बता सकते हैं, नहीं था, कुछ भी इसमें टफ नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन है। 3-4 लाइन में आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है। केवल आपको फार्मूला अप्लाई करना था, कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा ये आपको अप्लाई करना था। साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो हो सकता है हमारा यहाँ पर आंसर नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से सॉल्व हो चुका है। देखिए आप क्वेश्चन को या फिर लेंथी बना दीजिए, तब इसको सॉल्व करके आंसर दे दीजिए, या फिर ऐसे शॉर्ट में ही सॉल्व करके दे दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप साइड में फार्मूला भी मेंशन कर दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 5वें में कह रहा है दिए गए चित्र में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब कि ए बी कितना है यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है। इसका कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये व्यास दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। कह रहा है तथा खिलौने की ऊंचाई सी डी 5 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये पूरा जो खिलौना बना है ये पूरा मिलकर, मतलब कि ये जो अर्धगोला और ये शंकु मिलकर ये पूरी हाइट यहाँ पर ये जो दिया गया है सी डी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दिया गया है ना, तो सी डी कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, अगर हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इतना ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें इसमें करना क्या है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपका मिस्टेक तो होगा ही। तो जैसे इतना हम बताएं, इतना हमें क्लियर हो चुका है कि इसमें हमें करना क्या है। तो आप चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
तो इसमें देखिए जैसे भी फिगर बना है उसी टाइप से हम भी फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे 5वां है, यहाँ पर फिगर ये कुछ इस टाइप से बना है, आपको थोड़ा अच्छे से फिगर बनाना है। यहाँ पर हम बना रहे हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बनाएंगे और यहाँ पर हमें अर्धगोला बनाना है ना, तो यहाँ पर हम अर्धगोला बना लेते हैं। ये हो गया और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बना है, ठीक है ना। ये इतना बन चुका है। यहाँ पर इसकी पूरी हाइट दिया गया है, तो यहाँ पर हम हाइट भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये डी है, ये आपका सी है और ये ए भी दिया गया है, तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है। ये हो गया, केवल इसको मेंशन करने के लिए दिया गया है, मतलब कि ये सी डी हम बता दें कि ये हाइट है, ये इतना, ये ए बी, इसीलिए यहाँ पर दिया गया। अगर व्यास भी बोल देता, ए बी ना दिया गया होता तब भी समझ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। और यहाँ पर दिया गया आगे सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है ये समझ लीजिए। तो इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए हम आपसे बताएं कि ए बी क्या दिया गया है, यहाँ पर व्यास दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर कितना हो जाएगा, तो आर हमारा हो जाएगा 3.5 का आधा। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 35 बटे इसको हम 10 लिख सकते हैं, गुणे 2, पॉइंट हटाएंगे तो 10 लिखेंगे, ये इतना आ गया है। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, मतलब कि आर इक्वल टू 7/4। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसीलिए यहाँ पर इजी कर ले रहे हैं यहाँ पर। ये इतना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये त्रिज्या है, तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएगा। जितना ये होगा उतना ये भी होगा। ये चाहे जहाँ से हम इसको ड्रा करेंगे, त्रिज्या तो हर जगह सेम ही होगा ना। तो यहाँ पर ये 7.4 सेंटीमीटर है। पूरी ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पर इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई में से इसकी त्रिज्या को माइनस कर देंगे तो हमें शंकु की ऊंचाई मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 7/4 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 7/4 इक्वल टू 13/4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें कितना मिल चुका है, एच इक्वल टू 13/4 सेंटीमीटर। ये इतना हो गया। हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये एच मिला है, तो यहाँ पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एच मिला है, तो यल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर एच स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आर हमारे पास कितना है, यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर एच कितना है, 13/4 का स्क्वायर इक्वल टू 7×7 = 49 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 16 प्लस 13×13 169 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 16 पूरे का रूट है। तो यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 9 18 का 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 4 10 11 का 1 हासिल आया 1 218 बटे में यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यल इक्वल टू 218 बटे में यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया। देखिए फ्रेंड्स, इतना कुछ आपको करना पड़ेगा। यहीं पर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, मतलब सॉल्व ही नहीं करना चाहते हैं। देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे कि इसको हम और आगे भी सॉल्व करें। तो यहाँ पर ये इतना हो गया, जितना बेसिक है फ्रेंड्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है, तो यल आ गया है। तो अब यहाँ पर हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² प्लस शंकु का क्या होता है, πrl। ये हो जाएगा। पाई यहाँ पर कॉमन, आर यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2r और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल। तो चलिए इसी पर हम वैल्यू को रख देते हैं, πrl, मतलब इसी में वैल्यू को हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू कितना है, 22/7, आर कितना है यहाँ पर 7/4, ये हो गया। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पर 2r प्लस यल है, 2 × r कितना है 7/4 प्लस यल कितना है यहाँ पर 218 बटे में यहाँ पर 4, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, 2 दूनी 4,
इससे यहाँ पर ये कैंसिल, मतलब कि 11/2, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स 7/2, या फिर फ्रेंड्स इसको कैंसिल मत करिए, चलिए कैंसिल किए रहने देते हैं। ये हो गया प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 218 बटे में यहाँ पर 4। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो 11/2, यहाँ पर देखिए आप इतने में भी आंसर लिख सकते हैं, आपका आंसर यहाँ पर राइट माना जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करना ही चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 7 दूनी 14 प्लस यहाँ पर √218 बटे में यहाँ पर 4, ये हो जाएगा। कुछ इस टाइप से लिखेंगे, इसको इससे गुणा कर दीजिए तो 11/8 ये हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पर 218 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 14.7, ये हो गया। इसकी वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, जो जिस टाइप से हम आपको बताए थे उस टाइप से यहाँ पर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 14 हो जाएगा, 28.7 गुणे 11/8 ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे तो यहाँ पे इसको गुणा करिए, 11 से 77 का 7 हो जाएगा, हासिल आया 7, 11 × 8 = 88, 88 में 7 को ऐड करेंगे तो 95 आएगा, 95 का 5 लिखेंगे, हासिल आया 9, 11 दूनी 22, 8 30 1 31 हो जाएगा, पॉइंट एक स्थान पर लगाएंगे, बटे में 8, इससे भाग दे दीजिए तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24 7 5 मतलब 75 हो जाएगा, तो 8 9 72 यहाँ पर पॉइंट लेंगे लिखेंगे, और यहाँ पर 3 मतलब ये 37 हो जाएगा, तो 8 चौक 32, बचेगा कितना 5, 5 0 8, 8 छंग 48, तो यहाँ पर cm²। अगर आपको नहीं समझ में आया है कैसे भाग दिए तो आप जैसे भी भाग करते हैं वैसे दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक नहीं सॉल्व कर पा रहे एग्जाम में तो आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहीं पर आपको आंसर ऐसे लिख देना है, बस इसके आगे नहीं सॉल्व करना है। यहीं पर आप आंसर लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। तो ये इतना सॉल्व हो चुका है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इतना गैप बचा है तो इसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा मत करना कि यहाँ पर आप लिखिए 5 का अथवा और यहाँ पर सॉल्व करिए। इतना गैप है, इसको छोड़ दीजिए। अगर इतना गैप होता तो हम इसको सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर इतना गैप है इसलिए हम इसमें सॉल्व नहीं करेंगे। इसके हम नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है, कह रहा है पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप के द्वारा 3 / 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ही पढ़कर और स्टूडेंट नहीं समझ पाए थे। जब फ्रेंड्स ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो बहुत सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को छोड़ दिए थे, मतलब उसको सॉल्व ही नहीं किए थे। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें करना क्या है, जबकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है पानी से भरे एक अर्धगोलीय टैंक, जैसे यहाँ पर पानी से भरे दे दिया गया है तो ये समझ लीजिए फ्रेंड्स, इसमें हमें आयतन ही ज्ञात करना है। ये आपको हिंट दे रहे हैं कि ऐसे अगर मिल जाए समझ लेना, इसमें क्षेत्रफल नहीं, हमें आयतन ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर अर्धगोलीय टैंक को एक पाइप के द्वारा, मतलब टंकी पूरी भरी है और एक पाइप के द्वारा उसको खाली किया जा रहा है। जो फ्रेंड्स पाइप खाली कर रहा है वो 3 / 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली कर रहा है, और कह रहा है कि हमें जो पूरी टंकी भरी है पूरे को खाली नहीं करना है, हमें आधे को ही खाली करना है। तो मतलब जैसे 4 लीटर है तो हमें 2 ही लीटर को खाली करना है, 2 लीटर को उसी में रहने देना है। तो ऐसे एग्जाम्पल समझ लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में, यहाँ पर देखिए आधा कह रहा है ना, तो कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कि कितना पानी है, पहले ये तो देख लेते हैं कितना पानी है, उसके बाद आधा खाली करने में समय निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कह रहा है अर्धगोलीय टैंक, तो यहाँ पर ये अर्धगोलीय टैंक, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये बना लिए हैं, इसमें पानी भरा है तो हमें आधे को ही खाली करना है, पूरे को नहीं खाली करना है, ठीक है ना। तो ये आपका ये व्यास हो जाएगा, व्यास कितना है 3 मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है 3 मीटर, मतलब d = 3 मीटर, तो r यहाँ पर हो जाएगा 3/2 मीटर, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ज़्यादा कुछ हमें ना लिखना पड़े फ्रेंड्स, इसीलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले टैंक का आयतन, अर्धगोले टैंक का आयतन, टैंक का आयतन, आयतन कितना हो जाएगा 2/3 πr³ ये हो गया। तो चलिए इसको याद कर लेते हैं, 2/3 इंटू पाई के स्थान पर 22/7 इंटू r³ मतलब कि 3/2 को हमें 3 बार लिखना है, ये हमने लिख दिया इसको, इतना हो गया। अब यहाँ पर ये इससे कैंसिल, 2 से यहाँ पर ये कैंसिल, अब यहाँ पर कुछ और कैंसिल हो सकता है, इससे यहाँ पर ये 11 बार में इतना कैंसिल हो गया। अब इसको यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक का 9 और यहाँ पर 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 में 99 और बटे में यहाँ पर 14 हो जाएगा, ये cm³
एक मिनट फ्रेंड्स, मीटर क्यूब में दिया गया है तो हमें मीटर क्यूब में ही लिखना है। तो यहाँ पर ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे अर्धगोले टैंक का आयतन यहाँ पर इतना आया है। तो यहाँ पर देखिए ये इतना मीटर क्यूब है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर होता है, क्योंकि लीटर में दिया गया है यहाँ पर इतने लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली कर रहा है। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, तो इतने मीटर क्यूब कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 99/14 मीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 99, 1 मिनट फ्रेंड्स, 99, 3 जीरो लगाना है 1 2 3, यहाँ पर 99/14 लीटर ये हो जाएगा। अब देखिए टंकी में इतना पानी है, लेकिन हमें पूरे पानी को यहाँ पर खाली नहीं करना है, आधे को खाली करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, आधे टंकी में पानी का आयतन, टंकी में पानी का आयतन कितना हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 99, 3 जीरो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 14 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। मतलब इसका हमें आधा करना है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे इसमें बटे में, तो 2 से गुणा कर देंगे, ये इतना हो जाएगा, इतना लीटर, ये इतना। अब इतने को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर कह रहा है आगे 3 सही, देखिए 1 सेकेंड में कितना खाली कर रहा है यहाँ पर 3 सही 4, 1 सेकेंड में खाली किया गया पानी, 1 सेकेंड में खाली किया गया पानी कितना है यहाँ पर 3 सही 4/7 लीटर, 3 सही 4/7 लीटर। तो यहाँ पर ये इतना हो जाए 7 21 4 25, मतलब 25/7 लीटर। मतलब 1 सेकेंड में ये इतना खाली कर रहा है, तो इतने को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसको यहाँ पर हम साइड में सॉल्व कर ले रहे हैं। आपको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व मत करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना दिया गया है, तो इसका मतलब ये जो दिया गया है इसको हम बटे में लिख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इतना समझ में आया कि नहीं इसने जो लिखे हैं। देखिए हमें आधे टंकी देखना है, तो इतना पानी है टंकी में, आधे टंकी में इतना पानी है, तो इसको खाली करने में कितना समय लगेगा। तो 1 सेकंड में फ्रेंड्स ये इतना खाली कर रहा है, तो कितना सेकंड लेगा इतने को खाली करने में, यही तो हमें बताना है इसमें। ये आंसर लेगा, यहाँ पर लिखेंगे अतः आधे टंकी को खाली करने में लगा समय, आधे टंकी को खाली करने में लगा समय, कितना हो जाएगा, इसमें भाग कर देंगे, बटे में कितना हो जाएगा 25/7, ये हो जाएगा। इसको अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे 99 3 जीरो बटे में 14 गुणे 2, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 7/25, इतना सेकंड लगेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस टाइप से सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर 7 दूनी 14, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 25 से इसको आप कैंसिल करिए, तो यहाँ पर ये जो 99 लिखा है, ये जो 3 जीरो लिखा है, इसको हम अलग से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे ये 3 जीरो, इसको यहाँ पर हटा दीजिए, तो यहाँ पर 25 चौको 100 हो जाएगा, ये 40 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, तो इससे यहाँ पर ये 10 बार में जाएगा, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर इसको इससे गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 99 गुणे 10 है, तो यहाँ पर 99 गुणे 10, तो यहाँ पर 99, यहाँ पर 990 हो जाएगा। यहाँ पर बटे में क्या है, बटे में कुछ भी नहीं है, इतना सेकंड लगेगा, इतना सेकंड लगेगा। अब यहाँ पर अगर आप आंसर मीटर वो मिनट में दिया गया होगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 60 से भाग दे देना है, तो नहीं तो आपको यहीं पर ऐसे लिख देना है 990 सेकेंड। अगर आपका आंसर यहाँ पर मिनट में दिया गया होगा, तो आपको 60 से भाग करके उसको चेक कर लेना है। आप यहाँ पर लिख देते हैं 33/2 मिनट, सेकेंड में है तो ये होगा, मिनट में है तो ये इतना होगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 6 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 6 क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व किए हैं, जो कि इसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो कि फ्रेंड्स 18 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे वाले सेट को भी आपको सॉल्व करना है। ये सेट आपका 6 है 2024 822 आइए, मतलब कि यहाँ पर ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी को हमें सॉल्व करना है, ताकि फ्रेंड्स हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।